सरल शब्दों चीजें जैसे अभी हम देख रहे थे उनको सरल शब्दों में बताना चाहूंगा ये ब्लैडर कैंसर के बारे में। ब्लैडर कैंसर एक कई तरह के ब्लैडर कैंसर होते हैं जिसमें से मुख्य रूप से यूरोथेलियल कैंसर इसको बोलते हैं, सबसे कॉमन होता है। और 80 to 90% केसेस में यूरोथेलियल कैंसर ही होता है। और यूरोथेलियल कैंसर मतलब पेशाब की थैली की जो लाइनिंग है उसकी लाइनिंग से जो कैंसर अराइज हो रहा है उसको यूरोथेलियल कैंसर बोलते हैं। और यदि यूरोथेलियल कैंसर बॉडी में कहीं और दूर फैल जाता है तो उसको मेटास्टेटिक यूरोथेलियल कैंसर कहते हैं। अब क्या बात है कि ब्लैडर कैंसर के बारे में मुश्किल ये है कि अभी तक इसके बारे में हमारे देश में बात करने के लिए कोई नहीं था। ब्लैडर कैंसर इंडिया ही एक प्रथम फोरम है जिसने इस बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश शुरू की है। तो ये और भी मुश्किल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी देखा जाए तो हमारे देश में जो टॉप मोस्ट 10 कैंसर होते हैं उसमें से ब्लैडर कैंसर 9वें नंबर पे है। और ये इंडिया कैंसर रजिस्ट्री डेटा है आईसीएमआर का। और दिक्कत की बात यह है कि अवेयरनेस की कमी के कारण ब्लैडर कैंसर 50% से ज्यादा कंडीशन में बहुत एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है, या तो चौथी स्टेज में या तो ऐसी स्टेज में जिसमें उसको पूरी तरह से ठीक करना काफी मुश्किल रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो सब लोग को समझनी चाहिए। लोगों को कैंसर खासकर ये पुरुषों में ज्यादा है, फीमेल्स में भी है लेकिन पुरुषों में ज्यादा चांसेस हैं। और एज जो है 50 से लेकर 60 साल मोस्ट कॉमन एज है। हालांकि हमने 25 साल से लेकर 35 साल की उम्र के भी कैंसर्स देखे हैं। अब इसके बारे में हम आगे जो पैनल डिस्कशन करेंगे उसमें भी कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझना बहुत ये जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशाब में ब्लड आना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग सिम्टम है। पेशाब में ब्लड, जैसे कि खांसी में ब्लड कई बार लंग कैंसर के अलावा बहुत सारे कारणों से आ सकता है, लेकिन पेशाब में ब्लड आने की संभावना में कैंसर होने की संभावना काफी हाई रहती है। हालांकि ज्यादा तेज इन्फेक्शन होने में भी ऐसा संभव है। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आए तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं। पेशाब जैसे 60 साल के ऊपर के कंडीशन में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है यानी गदूद, उसकी साइज बढ़ने लगती है। उसके कारण भी पेशाब में दिक्कत आती है। तो हर बार पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ने मतलब बार बार पेशाब जाने का मतलब कैंसर होना नहीं है। कई बार ये गदूद बढ़ने की जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उम्र के हिसाब से उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ये जानना जरूरी है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉपर टेस्ट कराना जरूर होता है, क्योंकि पेशाब की थैली का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये भी होने की संभावना 1 से 3% रहती है यदि 100 लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। पेशाब में जलन पेशाब में इन्फेक्शन के कारण होता है ज्यादातर। लेकिन यदि पेशाब में ब्लैडर कैंसर हो, पेशाब का कैंसर हो तो ये इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन में से हो सकती है। पेशाब का कैंसर ऐसी लोकेशन में होता है जिससे नसों पर दबाव पड़ता है और पीठ पीठ में रीढ़ की हड्डी में नीचे निचले साइड में खासकर दर्द हो सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें से सबसे प्रमुख रूप से पेशाब में ब्लड आना एक बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है। कुछ कंडीशन में जरूरी नहीं कि हर बार ब्लड आने पे कैंसर ही हो, इसलिए लेकिन ब्लड यदि पेशाब में आ रहा है तो ये एक सीरियस सिम्टम हो सकता है। इवन इन्फेक्शन, एटलीस्ट यदि इन्फेक्शन भी हो तो भी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए जरूर जांच समय पे कराएं। अब देखा जाए तो क्या होता है कि बहुत स्टेप्स होते हैं कैंसर के, जैसे हम जानते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर। एक कैंसर होता है नॉन मसलरी के अंदर से शुरू हो रहा है लेकिन पेशाब की थैली को क्रॉस नहीं किया है। पेशाब की थैली के अंदर जो मसल लेयर, स्टेज 4 का कैंसर मतलब बीमारी बाहर निकल जाए और दूसरी तरफ फैल जाए। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं अ, पेशाब की थैली के कैंसर के लिए। स्मोकिंग, स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है, लेकिन इसमें स्मोकिंग रिलेटेड होता है। इसी तरह यहाँ भी बिना स्मोकिंग के भी कैंसर होने की संभावना रहती है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को कैंसर होगा, बिना स्मोकिंग के भी कैंसर होने की संभावना होती है।
कोई बार ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसमें कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है, तो उसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। ये चीज हम फिर से पैनल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। और हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ओवरवेट होना, कुछ प्रीवियस ट्रीटमेंट का असर, कुछ केमिकल्स का असर, इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा खान पान और अच्छे वेट को मेंटेन करने से इस तरह की बीमारी से दूर रहने की अच्छी संभावना है। लेकिन जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि हमेशा अच्छे लाइफस्टाइल होने के बाद कैंसर नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट स्टिल यस, हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में एटलीस्ट हमें वो करना चाहिए। बाकी फिर हमेशा कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन एटलीस्ट हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या क्या होता है ट्रीटमेंट में, जैसा कि सिस्टोस्कोपी का नाम शायद कुछ लोग ने सुना हो। सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन के द्वारा पेशाब की थैली को देखना और ट्यूमर को रिमूव करना। इसको सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी या TURBT बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। बेसिकली बस ये समझना चाहिए कि सिस्टोस्कोपी एक माध्यम है जिसके द्वारा यूरोलॉजिस्ट दूरबीन के थ्रू पेशाब की थैली के अंदर के ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये सुपरफिशियल तरीके से रिमूव होता है, इसके बाद आगे का ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। तो ये ना सोचें कई बार कि पेशाब की थैली में दूरबीन के माध्यम से ट्यूमर निकाल दिया, अब आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। आगे कुछ न कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत होने की संभावना 90 से 95% है। कुछ कंडीशन में यदि पेशाब देखा गया कि पेशाब की थैली का कैंसर पेशाब की थैली के मसल तक नहीं गया है, तो उसके बाद एटलीस्ट BCG का ट्रीटमेंट एक होता है। और यदि पेशाब की थैली के मसल्स में जा चुका है तो आगे के ट्रीटमेंट में रेडिएशन या पूरी ब्लैडर रिमूव करना जिसको सर्जरी या इस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो या तो सर्जरी या तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट यदि मसल इन्वेसिव हो उसकी जरूरत रहती है। अभी ट्रीटमेंट काफी एडवांस होता जा रहा है। इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट और कुछ टारगेटेड थेरेपी का ट्रीटमेंट जिसको इन्फोर्टुमेब बोलते हैं, इस तरह की दवाइयाँ काफी तेजी से बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अप्रूव हो चुकी हैं। और ट्रीटमेंट काफी एडवांस होता जा रहा है जैसा मैंने बताया। तो इन सभी का रोल काफी तेजी से बढ़ा है जिससे बीमारी को सर्जरी से पहले छोटा किया जा सकता है। और आगे चल के ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें ब्लैडर प्रिजर्वेशन की अप्रोच जो होता है, ये हम आगे रेडिएशन टीम से डिस्कस करेंगे अपने पैनल में। तो ये था बेसिक रेडिएशन सर्जरी कीमोथेरेपी के बारे में। अभी हम आगे इसके बारे में और बात करते हैं और पूछना चाहेंगे अपने टीम से एक पैनल के दौरान। थैंक यू डॉक्टर अखिल। हाँ हम संजीव जी। लोग पैनल का डिस्कशन कर ले। डॉक्टर आर्ची हैं, डॉक्टर अंकिता भी हैं, अंतिमा भी है। तो ले स्टार्ट। यस, ठीक है। आई थिंक डॉक्टर ठीक। अनुज बिजी हो गए हैं हाँ। समझे। यस। So, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे बहुत सारे चीजों के बारे में, जैसा कि हमने सुना साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चाहते हैं हम लोग कि ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या क्या हैं वो समझा जाए डिटेल में एक्सपर्ट्स के माध्यम से। और ये ट्रीटमेंट जो कैंसर हो रहा है इसके बारे में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं फिर से डिटेल में समझा जाए। तो डॉक्टर आर्ची, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं। डॉक्टर आर्ची हमारे कैंसर हॉस्पिटल में टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी में जेनेटिक काउंसलर हैं। और कैंसर के अनुवांशिक होने के जब भी हमें डाउट होता है उनकी हम लोग हेल्प लेते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। उससे हमें पता लगता है कि बीमारी के अनुवांशिक होने की संभावना है कि नहीं। तो पहले तो डॉक्टर आर्ची आप ये बताएं कि अ, अनुवांशिक कैंसर्स क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया। और उसके बाद में फिर आपसे ब्लैडर कैंसर रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर अतुल। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कैंसर्स हम बोलते हैं जेनेटिक यानी अनुवांशिक होना क्या है। तो अराउंड 5 से 10% जितने भी कैंसर्स होते हैं, 5 से 10% कैंसर्स ही अनुवांशिक होते हैं, यानी ये परिवार में चलने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली बीमारी हो सकती है। साइंटिफिक टर्म में इसको हेरिडिटरी या इनहेरिटेड बोलते हैं।
तो मोस्ट कॉमनली जो है बाकी कैंसर जैसे ब्रेस्ट, ओवरी, प्रोस्टेट, ये सारे कैंसर्स हम देखते हैं कि ये ज्यादातर पाए जाते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। अगर कोई चीज अनुवांशिक है, कोई बीमारी अनुवांशिक हम बोलते हैं, यानी परिवार में चलने वाली बीमारी है, खानदानी है, तो हम बाकी परिवार वालों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि आगे चल के उनको ऐसा कुछ ना हो, और अगर हो भी तो हम उसको बहुत ही कम स्टेज में, जल्दी स्टेज में पकड़ सकें। इसके लिए हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं और जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। ओके। तो जैसा कि डॉक्टर आर्ची ने बताया कि आनुवंशिक कैंसर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अप टू 10% ऑफ केसेस आनुवंशिक होते हैं। खासकर ब्रेस्ट, ओवरी, प्रोस्टेट कैंसर, इसमें आनुवंशिकता की संभावना काफी हाई रहती है। और इवन कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छी बात है कि ये सारी टेक्नोलॉजी अब हमारे देश में अच्छे से अवेलेबल हो गई है। जेनेटिक काउंसलिंग का रोल काफी इंपॉर्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर आर्ची, आप जेनेटिक काउंसलिंग में क्या बताते हैं, और जेनेटिक काउंसलिंग की क्या जरूरत है? कई बार पेशेंट पूछते हैं कि हम डायरेक्टली टेस्ट देते हैं, काउंसलिंग कराने क्यों जाएं? तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि लोग काउंसलिंग की क्या जरूरत है? और कई जो पेशेंट पूछते हैं हमसे कि हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट टेस्ट कराना चाहते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप इसके बारे में डिटेल में लोगों को बताएं। जेनेटिक टेस्टिंग के पहले जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक काउंसलिंग में हम समझते हैं पहले तो परिवार के बारे में, कि एग्जैक्टली फैमिली में किस किस को किस किस प्रकार का कैंसर रहा है। वो हमको हेल्प करता है समझने में कि कौन सा म्यूटेशन या फिर कौन सा कैंसर जो हेरिडिटरी है इनके परिवार में रन कर रहा है। साथ ही साथ इनको पहले से प्रिपेयर करना पेशेंट्स को जेनेटिक काउंसलिंग में, कि जब रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट में क्या आ सकता है, वो सिर्फ उनके इम्प्लीकेशन जो है बोलते हैं कि परिवार के लिए भी जरूरी है। उनको ये समझना कि अगर कल जब रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में अगर ऐसा कुछ आ जाता है जिनके ऊपर उनको परिवार वालों की भी टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, परिवार में आगे चल के ऐसी कोई संभावना हो सकती है, उन सब के बारे में जेनेटिक काउंसलिंग में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है पेशेंट को। ओके। तो जैसा डॉक्टर आची ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग होना, इसीलिए हम लोग विदाउट काउंसलिंग कोई भी टेस्ट नहीं भेजते हैं। एज अ पार्ट ऑफ अवर पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर, काउंसलिंग के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है। आगे चलते हैं, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं जानना चाहूंगा कि अंतिमा जी यहाँ पर हैं। शी इज अवर काउंसलर इन ओपीडी। शी हेल्प्स हमें काउंसलिंग करने में, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में, खर्च के बारे में, और काफ़ी चीज़ों के बारे में। क्योंकि कई बार पेशेंट्स के मन में इतने सारे सवाल रहते हैं कि कई बार डॉक्टर से बात करने के बाद भी उनके मन में काफ़ी सवाल रह जाते हैं, या वो घबराते हैं पूछने में। तो अंतिमा जी, आप इस बारे में बताना चाहेंगे कि यस। जब ओपीडी में आप देखते हैं पेशेंट्स के मन में किस तरह के सवाल होते हैं, खासकर ये ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स के मन में, आप क्या देखते हैं उस समय? पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग सर। मेरा नाम अंतिमा है और मैं महामारी कैंसर हॉस्पिटल में सोशल वर्क तथा नेविगेटर के तौर पे काम करती हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊंगी मैं क्या काम करती हूँ हॉस्पिटल में और पेशेंट को क्या मदद करती हूँ। तो जैसा कि सर पहला जो मेरा टॉपिक है पेशेंट गाइडेंस। जब कोई पेशेंट पहली बार हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या जांच करवाना है, कैसे हमें ओपीडी में मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है कि नहीं लेना है। तो हम सही मार्गदर्शन पेशेंट तथा पेशेंट के केयर गिवर को देती हूँ। तो सर पेशेंट को हम पहले कौन सी विभाग कहाँ पे है इसकी जानकारी देती हूँ और इसके बारे में समझाती हूँ सर। और दूसरा जो मेरा टॉपिक है डॉक्यूमेंट सपोर्ट। जैसे कोई पेशेंट जब पहली बार आते हैं हॉस्पिटल में और ओपीडी में विजिट करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर कुछ जांच वगैरह लिख देते हैं, तो पेशेंट के मन में ये सवाल आ जाता है कि हम हमारे पास इतने पैसे नहीं है, चलिए एक जांच हो गया बट दूसरा जांच हम कहाँ से करवाएंगे। तो ये सब चीजों के लिए हम उनको काउंसिल करते हैं कि अगर आपके पास जैसे ट्रीटमेंट वगैरह प्लान हुआ है तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है क्या, या फिर आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है क्या। अगर उनको ये भी नहीं रहता तो हम उनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ सीएम फंड पीएम फंड का भी ऑप्शन है। अगर आपका ट्रीटमेंट प्लान हो जाता है तो आपको जो है आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, फाइल का पहला पेज, ये सब डॉक्यूमेंट लेके आपको एमएचडब्ल्यू में मिलना पड़ेगा। तो हम लोग ओपीडी से डॉक्टर की सलाह से एक एस्टीमेट बना के देते हैं, तो पेशेंट जाके
MSW में मिलते हैं और PM फंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो सर इससे उनको राहत मिल जाता है और आगे की ट्रीटमेंट इजिली स्टार्ट हो सकता है। और सर थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन सपोर्ट। मैं पेशेंट को करती हूँ, जैसे पेशेंट ओपीडी में आते हैं और डॉक्टर से मतलब बहुत सारे कई सवाल मन में होते हैं और डॉक्टर से वो पूछ नहीं पाते हैं। तो सर ओपीडी में आते हैं तो वो सवाल भूल जाते हैं और फिर जब डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो वो वापस हमारे पास आते हैं कि मैडम हमें ये चीजें डाउट था, मैं सर से पूछ नहीं पाया। तो हमारा रोल सर वहां पे आता है, मरीज और डॉक्टर के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाती हूँ और उनके जो भी सवाल रहता है मैं उनसे समझ के और डॉक्टर से पूछ के उनको इजली तरीके से समझाती हूँ ताकि इलाज सही टाइम पे हो और सही तरीके से हो। और सर थर्ड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है फॉलो अप सपोर्ट। जैसे पेशेंट एक बार हॉस्पिटल में आते हैं और कीमो वगैरह लग जाता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि दूसरी कीमो के लिए हमें एक हफ्ते बाद या 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद हमें आके वापस ब्लड टेस्ट करवा के दिखाना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे गाइड करते हैं कि आपको जो है ये कीमो लेने के बाद 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपको आना है, ये ब्लड टेस्ट करवा के दिखाना है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अंतिमा जी। इस तरह की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार हमें लगता है एज ए डॉक्टर ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट्स हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स को वो पॉइंट समझाने के लिए कई बार स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अंतिमा जी। इस तरह की हेल्प के कारण पेशेंट्स को समझने में आसानी रहती है और वह इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको फॉलो कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद अंतिमा जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पेशाब की थैली के कैंसर में सबसे बड़ा डर लोगों के मन में जो रहता है कि पेशाब की कैंसर थैली का कैंसर हुआ तो पेशाब की थैली पूरी तरह से हटवानी पड़ेगी। तो कई बार इससे रिलेटेड मन में सवाल आता है कि क्या पेशाब की थैली हटाए बिना वो इलाज संभव है कि नहीं। तो डॉक्टर अंकिता जो टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में बताएं कि ब्लडर प्रिजर्वेशन अप्रोच क्या होता है, इसके क्या ऑप्शंस हैं, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, थैंक यू। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ब्लैडर प्रिजर्वेशन यानी ब्लैडर को बचाते हुए उसका ट्रीटमेंट करना, ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। सो रेडियोथेरेपी में ऐसा होता है कि पहले एक छोटी बायोप्सी जैसी एक छोटी सर्जरी होती है, उससे आपका जो ट्यूमर है जितना हो सके निकाल दिया जाता है। उसको निकालने के बाद ही हम रेडिएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। और रेडिएशन के लिए जब आपको चूज किया जाता है तो एक आइडियल कैंडिडेट रेडिएशन के लिए वो होता है कि ट्यूमर छोटा हो, आपका ब्लैडर फंक्शनल हो, मतलब जो पेशाब की थैली है उसके फंक्शंस मेंटेन हो, जैसे कि पेशाब को पता चलना कि पेशाब हो रहा है, उसका फंक्शन होना चाहिए, तभी फायदा होता है आगे बढ़ने का। और जब हम रेडिएशन शुरू करते हैं तो वो एक एक्सरे की किरण होती है जिससे कि ट्यूमर को एक तरीके से जलाया जाता है आपके भाषा में। वो आपको जस्ट एक मशीन के नीचे लिटाया जाता है और मशीन आपके चारों तरफ घूमती है। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, ठंडा गर्म कुछ भी पता नहीं लगता है। वो एक्सरे की किरणों से वो ट्रीटमेंट किया जाता है और ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, बस यही फर्क है बाकी ट्रीटमेंट के कंपेयर में। सर्जरी में जैसे कि एक बार में वो काम हो जाता है, ट्यूमर हटा दिया या आपका पेशाब की थैली हटा दी। पर रेडिएशन थोड़ा लंबा चलता है। रेडिएशन के लिए आपको 4 से 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, जो पहले यूजुअली 6 हफ्ते का होता था, अब वो 4 हफ्तों में ही हम कर सकते हैं। 4 हफ्ता यानी कि सोमवार से शुक्रवार, शनिवार रविवार बंद, तो 5 दिन आपको डेली हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, जो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स के लिए। लेकिन उसके लिए ही हमारे पास इतने सारे सोशल वर्कर है, हमारे पास धर्मशाला है, आप आराम से रुक सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए इतने सारे सोशल वर्कर हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो इन 4 हफ्तों में वो सब प्रोवाइड की जाती है, आपको सारा सपोर्ट मिलता है हॉस्पिटल से। और रोज आना है आपको, रेडिएशन लेके घर चले जाना है। आपका जो ट्रीटमेंट टाइम होता है वो मोस्टली 5 से 10 मिनट, बहुत हुआ तो 20 मिनट, जो भी आपको मशीन पे चढ़ाना उतारना सब मिलाकर। और पेशेंट वेटिंग टाइम मिलाएंगे तो 1 से 2 घंटा लग सकता है। बाकी आप आराम से घर जा सकते हैं।
और अगर आपको साइड इफेक्ट्स की चिंता होती है, तो थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के, क्योंकि वो किरण जो है वो आपके बॉडी के अंदर जा रही है, बाहर से होते हुए अंदर जा रही है। तो जो भी उसके रास्ते में जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनका साइड इफेक्ट्स आता है। जैसे कि पेट से होते हुए जा रही है किरण, तो पेट दर्द हो सकता है, थोड़ा आपको डायरिया, लूज मोशंस हो सकता है। उसके अलावा पेशाब की थैली में रेडिएशन पड़ रहा है, तो पेशाब में तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, हम हर हफ्ते आपको देखते हैं रेडिएशन के दौरान, और जो भी तकलीफ है उसकी दवाइयाँ दी जाती है। और फिर वो धीरे-धीरे करके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। वो कोई बहुत परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं यूजुअली। ओके ओके, धन्यवाद डॉक्टर अंकिता। जैसे आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि रेडिएशन क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कितना टाइम लगता है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, क्योंकि मरीज रेडिएशन से भी, जैसे कई बार कीमो से डरते हैं कि बाल झड़ जाएंगे, ये दिक्कतें होंगी, इसी तरह से रेडिएशन से भी डरते हैं कि त्वचा जल जाएगी, और इस तरह के कई सारे भ्रांतियां मन में रहते हैं। आपने सारे पॉइंट्स बताए कि रेडिएशन एक्चुअली कैसे दिया जाता है। ये बेसिकली एक एक्सरे की किरणें होती है, जैसे एक्सरे ले रहे हैं, जैसे उस टाइम में कुछ पता नहीं लगता तुरंत, उसी तरह से रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है। इसलिए यदि आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट बताया जाता है पेशेंट्स को, तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। थैंक यू डॉक्टर अंकिता। अब हमारे सबसे अच्छी बात है कि इस पैनल में न कि सिर्फ डॉक्टर्स, न सिर्फ सोशल वर्कर्स, कुछ पेशेंट और केयर गिवर्स भी इस पैनल में हैं। तो मैं दुर्गा शंकर श्रीवास्तव जी, जो ही इज लिविंग विद ब्लैडर कैंसर एंड ही इज फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा था तो उनके मन में क्या क्या सवाल आए, उन्होंने क्या देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और उससे वो कैसे आगे बढ़े, और इस बारे में वो बताएं, दुर्गा शंकर जी। दुर्गा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, दुर्गा शंकर जी अनम्यूट कर सकें इस। वो है उनका। आस्क टू अनम्यूट पे तो, हाँ हाँ दिख रहे हैं वो। आस्क टू अनम्यूट मैंने क्लिक भी किया है। हाँ। हाँ दुर्गा जी, आपके राइट में एक बटन होगा, आवाज का हो, उसको हट, उस पर क्लिक कीजिए। आस्क टू अनम्यूट मैंने किया है। अच्छा, लग रहा है उनको कुछ अभी दिक्कत आ रही है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और फिर कोशिश करेंगे उनसे वापस कनेक्ट करने की। हाँ, हो दुर्गा शंकर जी हो अनम्यूट गया, हो गए। हो गया, हो गया। Yes। दुर्गा शंकर जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे? यस सर। आप। यस यस आप लोगों यस। को सर मेरा प्रणाम। मैं गोरखपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दुर्गा शंकर श्रीवास्तव है। मेरी एज जो है 55 ईयर ओल्ड। मैं जब पहली मरतबा मेरा 2021 में डिटेक्ट हुआ कि ब्लैडर कैंसर जो है हमको है, पहली मरतबा TBRT हुआ है, उसी के द्वारा जो है मुझको मालूम हुई, पहली जानकारी हुई। तो मैं अपने मतलब अपने जितने जानने वाले लोग हैं सबको मैंने बताया, भाई कोई इस रोग को छिपाओ नहीं। मैं पहली मरतबा उठा था और मैं वॉशरूम गया जब, तो वहां हमको पहली मरतबा जो है मेरे यूरिन में ब्लड आया। और जब पहली मरतबा यूरिन में ब्लड आया तो मैं देखकर चिंतित रहा, तो मैं आके अपने फ्रेंडों को मैंने चर्चा में किया, तो देखा तो उन लोगों ने कहा, अरे यार पानी आपने कम पिया होगा, आप फिर से आप चेक करें। तो मैंने ये रूटीन जो है 2-3 घंटे 4 घंटे तक चेक किया, लेकिन मुझको कुछ रिलीफ हुआ, थोड़ा बहुत उसके कलर में चेंजिंग आई। मैं तुरंत मैं जाके यहाँ पे यूरो सर्जन के पास मैं पहुंच गया और मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख दिया, कहा कि इसको आप चलाएं, आपको अगर। तो उसके बाद मैं सर तुरंत ही निदान लेना शुरू कर दिया, जिससे मुझको यह पता चला कि अगर इस रोग को हम अगर छिपाते हैं तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और हमको अपने संपर्क में रहना चाहिए, हमको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, और हर चीजों की जानकारी उनको, छोटी से छोटी चीजों की जानकारी देनी चाहिए। ओके ओके। और मैं सर 2021 में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरी मरतबा मेरा
सिक्योरिटी ऑपरेशन का। तो हाँ, मैं ट्रीटमेंट में हूँ टाटा में। और टाटा की मतलब ट्रीटमेंट में हमको एक गाइडलाइन मिली, हमारे साल भर तक सारे टेस्ट होते रहे। तो उन्हें आपको 4 कीमो पहले प्रिस्क्राइब हुआ आपके द्वारा, और 4 कीमो पड़ा, उसका रिजल्ट भी ठीक रहा। उसके बाद मेरा ये हुआ कि सर ने कहा कि आप ऑपरेशन करा लो, आर्गन रिमूव कर देते हैं। आर्गन रिमूव कर देते हैं, यूरिन ब्लैडर एक नया बना देंगे। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा, फैट आपकी बहुत ज्यादा है और यूरिन ब्लैडर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। 60-40 की रेशियो। हमने कहा सर रिस्क लेने से अच्छा है कि अगर आप देखते हैं, तो हमने कहा सर इसका दूसरा कोई विकल्प। तो मैंने पढ़ा था तो इसमें रेडिएशन से जो है, अब मेरा रेडिएशन स्टार्ट होने वाला है और मैं अपने आप को स्वस्थ फील करता हूँ। कोई भी कैंसर का पेशेंट सर अपने दिमाग के अंदर ये कभी ना डाले, नेगेटिव नेगेटिव चीजों को कतई ना अपने दिमाग के अंदर डाले, और पॉजिटिव लोगों से मिले और पॉजिटिव बात करें, हमेशा पॉजिटिव रहे। और इस बीमारी को इस बीमारी का सहयोग एक दूसरे को सबको बता के अवेयरनेस करना है सर। कोई भी इस गंभीर बीमारी को छिपाए ना, क्योंकि यह आगे जाके जब बहुत लास्ट स्टेज में पता चलती है तो वहां पर जान बचाना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू दुर्गा शंकर। यस, थैंक यू दुर्गा शंकर जी। आपने एज अ पेशेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताया और गाइड किया लोगों को कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीमारी को हमने कई बार डिस्कस किया, उसको तुरंत ही अ, अपने डॉक्टर को दिखाएं और सलाह लें और आगे की जो जांच है, जरूरी जांचें कंप्लीट कराएं, ताकि सही समय पर आइडेंटिफाई किया जा सके ब्लैडर कैंसर और उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके। डॉक्टर अंकिता ने जैसा बताया, बिना ब्लैडर हटाए रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, इससे ब्लैडर बचाने की संभावना रहती है। लेकिन जैसा इस बारे में एक टीम डिसीजन लिया जाता है, एक टीम की मीटिंग होती है जिसको हम लोग ज्वाइंट क्लिनिक बोलते हैं या एमडीटी बोलते हैं। इसमें रेडिएशन सर्जरी, कीमोथेरेपी और बाकी सारे डॉक्टर्स साथ में बैठ के डिसीजन लेते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या बेस्ट तरह का ट्रीटमेंट रहेगा। अब हम एक हमारे केयर गिवर भी हैं अजय कुमार जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और एज अ केयर गिवर उनको क्या क्या दिक्कतें आई और उससे वो कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में एक जर्नी शेयर करें हमसे बारे में। अजय जी। अजय कुमार जी हैं? हाँ। अजय जी, आपका सेम सेम चीज, आपका अनम्यूट कीजिए थोड़ा। हाँ, हो गए हैं। अभी अनम्यूट कीजिए, बोलिए अजय जी। आप सभी को नमस्कार। मैं पिताजी को पता चला कि शुरू और पेशाब में थक्के से ब्लड आने लगा। मैं बहुत घबरा गया। पास के हॉस्पिटल में दिखाया तो बोले कि उनको पत्थरी जैसा कोई हो गया। मैंने उनको इलाज के लिए ले गया दिल्ली। बोले ऑपरेशन कराने, दिल्ली ले गया ऑपरेशन कराने के लिए। सर वहाँ ऑपरेशन के लिए ले गया तो जांच हुए और सीटी स्कैन में पता चला कि कैंसर हो गया है। मैं बहुत घबरा गया। फिर मैं एक आदमी को भी हमारे गांव का भी कैंसर हुआ था, तो मैंने होमी बाबा का नाम सुना था। फिर वहां ले गया। वहां गया तो सर मुझे वहाँ एडवाइस बहुत अच्छा मिला।
और सभी लोगों ने बताया कि हाँ ये ठीक हो सकता है। मैंने वहाँ दिखाया और बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छे से दिखाया। मुझे लगा ऐसे कि बहुत लोग बोले कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता, वो डॉक्टर लोग बताया कि नहीं ये ठीक हो सकता है। और अच्छा हुआ, रिस्पॉन्स बढ़िया मिला। हम सभी को यही बताना चाहेंगे कि समय रहते भी ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि समय रहते ट्रीटमेंट हो तो संभव हो सकता है कि बड़े से बड़े कैंसर का भी इलाज हो सकता है या हो जाएगा। गांव के लोग, बहुत लोग कहते तो थे कि कैंसर का कुछ इलाज नहीं होता है, ये बहुत असाध्य रोग है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हो सकता है। और मैंने पूरा कोशिश किया, उनको बार बार ले गया। और आज वो बहुत फिट हैं, सारे काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और स्वस्थ। उनको सर, उनको कीमोथेरेपी भी नहीं चढ़ा था, बिना कीमोथेरेपी के ही ऑपरेशन सफल रहा। और मैं यही सभी लोग से कहूंगा कि रोग ना छिपाएं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो उसको दिखाएं और फिर सही समय पर इलाज कराएं। थैंक यू अजय जी। तो जैसे अजय जी ने सरल भाषा में बताया अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, अपने फैमिली के ट्रीटमेंट के बारे में, कि अभी जैसे हमने सुना कि कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई स्टेज की बीमारियां होती हैं। किस कंडीशन में कीमो लगेगी या इम्यूनोथेरेपी लगेगी, किस कंडीशन में सर्जरी लगेगी, किस कंडीशन में रेडिएशन लगेगा, ये हर मरीज के लिए डिफरेंट होता है। तो ये कभी भी एक जनरलाइज्ड धारणा नहीं बनाना चाहिए कि अरे उस मरीज का तो ट्रीटमेंट में ये इलाज नहीं था, हमारे में क्यों है, या इन मरीज के ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा ऐसा क्यों ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप डेफिनेटली पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये ना सोचें कि हर कंडीशन में एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। कैंसर का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अंकिता से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बताएं कि किस कंडीशन में रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी या बाकी ट्रीटमेंट देने के लिए जरूरत रहती है, डॉक्टर अंकिता। सो रेडिएशन के लिए तो पहले हम जो चूज करते हैं पेशेंट्स, वो हर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं रेडिएशन। सो ट्यूमर छोटा होना चाहिए, ब्लैडर फंक्शनल होना चाहिए, और ट्यूमर आपके ब्लैडर में किसी एक जगह पे होना चाहिए, ऐसे फैला हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब डिसाइड देखने के बाद ही हम रेडिएशन देते हैं, हर मरीज को नहीं दे सकते हैं। और उसके साथ साथ कीमो हफ्ते में एक चलती है। हम्म। तो मतलब कि हफ्ते में एक बार मरीज का रेडिएशन भी रहता है, और साथ उसी दिन कई बार तो कीमो हाँ, भी रहती एक है। दिन ऐसा पड़ता है जिस दिन दोनों ओवरलैप करेगा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर अंकिता। अब मैं वापस डॉक्टर आर्ची के पास जाना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं कि जैसे हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अब ब्लैडर कैंसर तो कंपैरेटिवली जेनेटिक होने का चांसेस कम रहता है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिनसे ब्लैडर कैंसर होने की संभावना होती है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ब्लैडर कैंसर, जो ज्यादातर ब्लैडर कैंसर मतलब 90 to 95% जो ब्लैडर कैंसर होते हैं वो स्पोराडिक होते हैं। स्पोराडिक का मतलब होता है यानी कि हमारे समय के साथ जो हमारे सेल्स कोशिकाएं हैं उनमें बदलाव आता है, तब जाके वो ब्लैडर कैंसर होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, सबसे जो मेजर कारण है वो स्मोकिंग है। इसके अलावा, स्मोकिंग के अलावा हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, यानी कि जो काम, जो वर्कर्स होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि आपका डाई हो गया, पेंटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, हेयर ड्रेसर्स हो गए, या फिर लेदर और रबर की इंडस्ट्रीज में जो ये लोग काम करते हैं, इन सब में भी ब्लैडर कैंसर होने की संभावना आम जनता के कंपेयर में ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ एक चीज बोलते हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर, यानी कई रीजन्स में, कई जगह पे देखा गया है कि पानी में जो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, उसमें आर्सेनिक की वजह से भी जो ब्लैडर कैंसर होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा ओल्डर एज तो बोलते ही हैं, 50-60 जो एज ग्रुप है, मेल्स हैं, इन लोगों में ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अब आते हैं इनहेरिटेड, जो हेरिडिटरी रिस्क बोलते हैं। 90 to 95% ब्लैडर कैंसर जो है, हमने बोला ये स्पोराडिक यानी खुद उत्पन्न होते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ।
अराउंड 2 to 5% ब्लैडर कैंसर भी अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी हो सकते हैं। एक सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, एक लिंच सिंड्रोम बोलते हैं। फैमिली में अगर आप फैमिली में ब्लैडर कैंसर अगर है, फैमिली के मतलब भाई बहन, मम्मी पापा, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मोस्टली हम देखते हैं, वरना 3 पीढ़ियों तक भी हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, समझने के लिए कि ऐसा हो सकता है कि 3 पीढ़ी में भी किसी को पहले रहा हो, पर पेशेंट में अब वो जाके डेवलप हो रहा है जो हमारे पास आए हैं। तो इसके अलावा ब्लैडर कैंसर के अलावा कोलन कैंसर हो गया जो, इसके अलावा आपका यूट्रस का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, अगर ये सारी हिस्ट्री है फैमिली में, ठीक है, और पेशेंट को ब्लैडर कैंसर है, चांसेस हो सकते हैं कि ये हेरिडिटरी इनहेरिटेड हो, जिसको एक लिंच सिंड्रोम का नाम देते हैं। इसके अलावा यंग एज ऑफ ऑनसेट यानी कि 50 की उम्र के नीचे अगर ब्लैडर कैंसर है तो भी जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस की जाती है। वैसे गाइडलाइंस में ऐसा एज नहीं दिया गया है कम, लेकिन फिर भी यंग एज हम 50 के नीचे मानते हैं इसमें भी। मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक एमएसआई टेस्टिंग होती है। अगर एमएसआई हाई है, यानी कुछ जीन्स होते हैं जो लिंच सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, इन सब चीजों में भी एमएसआई अगर लॉस है किसी में भी जो एमएसआई टेस्टिंग होती है, तो भी जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस किया जाता है। अ, 10 से 12% ही ब्लैडर कैंसर, मतलब जो लिंच सिंड्रोम में है ब्लैडर कैंसर देखा गया है, अराउंड 10 to 12%। ओके, थैंक यू डॉक्टर अर्ची। तो फिर आपने और डिटेल में इस बारे में बताया, और इस बीमारी से कब होने की संभावना है और क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता लगा। अभी अब हम थोड़ा सा लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हैं डिस्कस करने के कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो हम कीमोथेरेपी। सॉरी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। एक्चुअली वो अजय जी हाँ का ओपन नहीं हाँ, हो रहा था, इसके लिए ठीक मैंने सबको एक्सेस दे दिया था। ठीक या ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी तक सुना कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में, इसके बारे में भी मैं थोड़ी बातें और बता देता हूँ, ताकि वो टॉपिक पूरा कंप्लीट एक तरह से हो जाए, क्योंकि कई बार लोग कीमोथेरेपी और इन चीज़ों से काफ़ी डरते हैं। तो कीमोथेरेपी भी एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें इंजेक्शन्स यानी बॉटल्स, जैसे सलाइन लगता है उसी तरीके से कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी भी इसी तरह का ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार इसका इन्फ्यूजन रहता है। और कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी और आजकल एडवांस टारगेटेड थेरेपीज भी अवेलेबल हैं। पहले माना जाता था कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी सिर्फ एडवांस्ड कैंसर मतलब स्टेज 4 कैंसर्स में यूज होती हैं, लेकिन अब समय बदल गया और ऐसे कई सारे अध्ययन आ चुके हैं जिसमें देखा जाता है कि एडवांस ट्रीटमेंट का बेनिफिट इवन क्यूरेटिव स्टेज में, सर्जरी से पहले के ट्रीटमेंट में या सर्जरी के बाद इम्यूनोथेरेपी के ट्रीटमेंट में, दोनों ही कंडीशन में आ चुका है। अभी रेडिएशन के साथ भी कई तरह के अध्ययन चल रहे हैं कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन को साइकिल देने के बाद में रेडिएशन का ट्रीटमेंट देख के ब्लैडर को बचाया जा सके, क्योंकि जैसा डॉक्टर अंकिता ने बताया कि सभी का ब्लैडर प्रिजर्व करना संभव नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक स्टेज हमें देखनी होती है, बीमारी कितनी आराम से कितनी छोटी हो चुकी है उसको देखना होता है। तो जो आजकल के एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हो चुके हैं इम्यूनोथेरेपी के, जिसको पेमरोलिज्मैब नाम की इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, इन्फोर्टूमैब नाम की एक टारगेटेड थेरेपी भी है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट से ये एडवांटेज रहता है। और अच्छी बात है कि हम लोग जैसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से। तो एक क्लिनिकल ट्रायल है, वो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो हमारे देश में अवेलेबल है और हमारे सेंटर में भी अवेलेबल है, जिसमें इन्फोर्टूमैब नाम की ड्रग जो एडवांस कैंसर में प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका फेज 4 ट्रायल है। जो पेशेंट्स का इम्यूनोथेरेपी हो चुका है, उस पर बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके लिए एडवांस ड्रग अवेलेबल है, और जो अध्ययन के माध्यम से पेशेंट्स मिल सकती है। तो ज़रूर से आप सभी मरीजों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में भी अपने डॉक्टर से सब पूछें, या अपने केयर गिवर्स से बोलें कि इस बारे में समझें। और क्लिनिकल ट्रायल से खुद एक बड़ा टॉपिक है, हमने कई बार इस बारे में डिस्कस किया हुआ है, इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और इसका डिस्कशन हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स का यदि आपको ऑप्शन दिया जाए तो उससे डरे ना, इस बारे में सुने और सोच समझ के डिसीजन लें, पूरी जानकारी लें, और क्लिनिकल ट्रायल से घबराएं ना। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। अब मैं सुचिस्मिता से बोलना चाहूंगा कि यदि कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके दिमाग में हो जो लगता है कि हमने डिस्कशन में मिस किया हो,
और एज अ पेशेंट केयर गिवर वो इम्पोर्टेंट हो कवर करना, तो हमें बताएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पर बोलने के लिए, मौका देने के लिए। अ, सर, मुझे व्हाट्सएप में एक विमल जी है केयर गिवर, उनका एक मैसेज आया कि आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है, कैसे मैं डॉक्टर अखिल कपूर सर से सेकंड ओपिनियन ले सकता हूँ। तो सर, अगर आप बताएं कि कैसे वो वाराणसी में आके आपसे सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सुष्मिता दी। तो बेसिकली सेकंड ओपिनियन टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल्स में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि किस समय किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर डॉक्टर किस दिन अवेलेबल हैं। और किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के अलावा जैसे आपको ओवरऑल जनरल ओपिनियन डेफिनेटली लेना हो, तो आप डेफिनेटली किसी भी दिन मंडे टू फ्राइडे में किसी भी दिन हॉस्पिटल आके एक सेकंड ओपिनियन कार्ड बनता है, उस कार्ड को बना के हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। और बाकी जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं और सोशल वर्कर्स हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं और इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। थैंक यू सुषमा दी। और कोई बात कुछ इम्पोर्टेंट रह गई हो तो सुषमा जी आप बता दें, या संजीव जी आप बता दें, तो हम लोग उसको भी कवर कर लें। आई थिंक हम लोगों ने सभी पॉइंट कवर किए हैं डॉक्टर अखिल। एंड अगर इसके बाद भी अगर किन्हीं को कुछ है तो हमारे 1 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो आप डाल सकते हैं चीजों को। अ, कोई चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं जब तक धन्यवाद कर देता हूँ सभी लोगों का। तब तक अगर कोई डालते हैं, इसके लिए मैं बोला। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अखिल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आप तो बहुत ज्यादा, मैं बहुत कम लोग देखे हैं जो कि इतने इंटरेस्टेड और इतने लोगों के लिए कि कैसे लोगों को हेल्प करें और कैसे आगे बढ़ें। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं वो शब्द को बोल सकूं। साथ में थैंक यू डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर आर्ची, दुर्गा जी एंड अजय कुमार जो हमारे केयर गिवर थे, अंतिमा एंड ब्लडर कैंसर इंडिया के टीम, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लास्ट शब्द फिर से मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि इस साल जो हमारे ब्लडर कैंसर का जो थीम है, अभियान जो है इस साल अवेयरनेस का, वो है फीलिंग अनश्योर गेट चेक्ड। मैं इसको हिंदी में भी बोलता हूं, अगर कुछ असमान लगे तो जांच जरूर करवाएं। और ये सिर्फ मैं ब्लडर के लिए नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल भी हमारे बॉडी में जब भी कुछ प्रॉब्लम है वो साइन जरूर देते हैं। हम इतने अपने काम में व्यस्त होते हैं या अदर चीजों में व्यस्त होते हैं कि मोस्टली हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं चीजों को। तो बिल्कुल अगर कुछ भी असामान्य लगे तो जांच जरूर करवाएं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि यदि पेशाब में खून आना या बार बार पेशाब लगना, जलन या कोई भी असमान लक्षण दिखाई दे तो बिल्कुल नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआती जांच, समय पर निदान से ब्लडर कैंसर का उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। एक शायद किसी ने क्वेश्चन डाला है डॉक्टर अखिल चैट बॉक्स में। अच्छा, आई एक्चुअली आज आज हम लोग ये सवाल तो विमल शर्मा का ही, हेड ऑफ 4 साइकिल केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी फ्यू इयर्स बैक, नाउ रिग्रेशन। सो ये हम लोग अपना सपोर्ट ग्रुप में विमल जी ले लेंगे, नहीं तो जैसे डॉक्टर अखिल बोले थे आप हॉस्पिटल आ जाइए, अंतिमा रहेंगी वो, आप वहां पे आपको डॉक्टर अखिल से मिला दिया जाएगा। जो भी सेकेंड ओपिनियन है या आपको लेना है तो आप बिल्कुल आ जाइए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ऑल, बाय बाय।
थैंक यू, थैंक यू। और उन्होंने मैसेज किया कि वो पंजाब से हैं, तो अच्छी बात है कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ पंजाब में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली आपको सिर्फ वाराणसी में ही इसका इलाज हो सकता है या मुंबई में ही ऐसा इलाज हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं है। आ, कई सारे अच्छे हॉस्पिटल्स अब कई जगह पे आ चुके हैं, तो आपको बस अच्छे हॉस्पिटल में ओपिनियन जरूर लें। और कोई भी डाउट रहे तो हमारी टीम, आप कहीं भी ओपिनियन लें, चाहे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में नहीं भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। ये क्योंकि ये हमारे किसी कैंसर हॉस्पिटल के प्रमोशन का चैनल नहीं है, ये हमारे पेशेंट्स को हेल्प करने का चैनल है। तो आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये टीम आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। आप ये ना सोचें कि हम टाटा वाराणसी में या टाटा मुंबई में इलाज नहीं करा रहे तो हमें हेल्प नहीं मिलेगी। आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको हेल्प करने के लिए हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू। जी जी जी, मैं डॉक्टर अखिल के बातों से कर दूं कि अगर आपको पंजाब में जाना है, आप अंतिमा से कनेक्ट कीजिए, वहां पे शिल्पा करके हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे वहां पे डॉक्टर से मिलाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।